जनमत में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं प्रियंका गांधी वाड्रा और नरेंद्र मोदी की भाषणों का संक्षिप्त समरी देने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि यह प्रयास आपको पसंद आएगा और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करता हूं। उसमें उन्होंने ये कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिलाओं के आरक्षण की बात जो है वो भविष्य को लेकर के है। वो 5-7-10 साल बाद है। हालांकि 10 साल भी बाद नहीं है, 2029 में है, 30 में तो 5-6 साल बाद है। लेकिन क्या प्रियंका गांधी ये बताएंगी कि उन्होंने या उनकी पार्टी ने महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कब की, कब लागू किया इसे? 10 साल अगर वो 3-4 दशक बाद भी लागू करने की बात करते तो नरेंद्र मोदी को ये काम नहीं करना पड़ता। दूसरा, उन्होंने एक बात कही कि यहाँ किसानों को लेकर के एक मुद्दा उठाया कि आप बात एमएसपी की करते हैं, यहाँ तो डीएपी नहीं मिल रहा। दोस्तों, मुझे याद है इस बात में भी कि डीएपी की क्राइसिस इस समय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये क्राइसिस अभी 10 वर्ष पहले तक इतनी ज्यादा मात्रा में थी कि किसान हर वर्ष परेशान होता था। 2004 से लेके 14 तक के बीच में जो डीएपी की किल्लत थी वो इससे ज्यादा नोटिसेबल थी। ये सिर्फ पहला वर्ष है जहां डीएपी की थोड़ी किल्लत दिखाई देती। तीसरा, उन्होंने कहा प्रियंका गांधी ने, और वो जो मुद्दा उठाया किसानों को लेकर के, उसमें स्वयं फंस गई। फंस क्या गई? किसानों के मुद्दे को लेकर के उठाया, हिमाचल प्रदेश में सेब किसानों को लेके। ये शायद वो भूल गई कि हिमाचल प्रदेश में सरकार उनकी है। जब ये आलोचक सत्ता पक्ष के लोगों ने याद दिलाया कि किसान, जो हिमाचल के किसान की बात कर रहे हैं, वो तो आपकी सरकार है, तो उन्होंने उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि जो वो कोल्ड स्टोरेज है वो अडानी के पास है। दोस्तों, फैक्चुअली वो इस मामले में भी इनकरेक्ट थी। हिमाचल प्रदेश में 21 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिसमें से 3 अडानी के हैं, बाकी के जो 18 हैं उनमें से राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर के हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 7 जो है राज्य सरकार के हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर के हैं। तीसरी बात जब आते हैं, क्यों करें कि बंदरगाह, पोर्ट और रेलवेज सब कुछ एक व्यक्ति को दे दिया गया, अर्थात अडानी को दे दिया गया। दोस्तों, ये बात भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जो एमओयू साइन किया था, याद है ना, 2008 वाला चाइना के साथ, तो चाइना क्या बार बार ऐसे लोगों पर हमला कराता है जो देश के फुटप्रिंट्स पूरी दुनिया में तैयार कर रहे हैं? दोस्तों, आपको पता है, इसको लेकर के भी एक वीडियो मैंने भी 4-5 दिन पहले बनाया था और उसमें बताया था कि चाइना का एक अखबार ये कहता है कि अडानी और अंबानी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। उस रिपोर्ट के बाद ही अडानी और अंबानी पर कांग्रेस का हमला और तेज हो गया। इसका मतलब है कि तोते की जान चाइना में बसती है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो संविधान का राजनीतिक उपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं या संविधान की स्पिरिट को मानते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या संविधान का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है? ये बात हमें समझना होगा, जिससे संसद में भारत के प्रधानमंत्री ने उठाया। सोनिया प्रियंका वाड्रा का एक और भाषण था, जिसमें वो रटा रटा बात कर रही हैं कि गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होता जा रहा है। दोस्तों, ये एक फिल्म के डायलॉग जैसा लगता है। कांग्रेस पार्टी ने 50, 60, 70 सालों में गरीबी हटाओ का नारा 3 पीढ़ी से चलाया। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद फिर मनमोहन सिंह। लेकिन किसी ने इस बात को क्या सीरियसली लिया या नारे के रूप में रखा? सदन में सच ही नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जिसने गरीबी टीवी में देखी हो वो गरीबों के गरीबी उन्मूलन के लिए कैसे सक्रिय प्रयास कर सकता है? तीसरा, उन्होंने प्रियंका वाड्रा ने उठाया, राजनीतिक न्याय की बात की और उन्होंने कहा ठीक है, हमने आपातकाल लगाया तो लगाया, कहने का सेंस सही था, आप उससे कुछ सीखो। नहीं, क्या सीखें कि आपातकाल लागू करके लोगों के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया जाए? ये सीखने की बात प्रियंका वाड्रा कह रही है। ये सीखने की बात कर रही है लोगों को जेल में डाल दो। ये सीखने की बात कर रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को खत्म कर दो। ये सीखने की बात कह रही है कि 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को न्याय व्यवस्था में न्याय के कटघरे में खड़े करने से एग्जेम्प्ट कर दो। ये सीखो। यानी प्रियंका वाड्रा कहना क्या चाहती है? देश को बर्बाद करके, देश के संविधान में काला धब्बा लगा के कह रहे हैं कि हमसे सीखो। क्या सीखो? कि बाद में हमने माफी मांग ली।
आपकी माफी क्या इस जो कलंक है, जो कहते नहीं कोढ़, किसी के शरीर में कोढ़ बह रहा हो, जब पहले समय में वो असाध बीमारी थी तो खत्म नहीं होता था। अश्वत्थामा के माथे में जो कोढ़ बहता था वो श्रापित कोढ़ था, वो आज तक कहते हैं खत्म नहीं हुआ। उसके मस्तक में मणि थी, वो मणि निकाल लेने के बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था, और वो श्राप ये है कि आज तक वो बहता है। कांग्रेस के मस्तिष्क में वो कोढ़ आपातकाल का बहता ही रहेगा, उससे वो छुटकारा कभी नहीं पा सकती। ऐसी कौन सी चीज है आपातकाल जो लागू की गई जिसमें प्रियंका वाड्रा आपातकाल से सीखने की बात कर रही? तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिवालियापन है किसी के विचारधारा में। फिर एक बात और उन्होंने कहा कि बैलेट से चुनाव करवा लीजिए। दोस्तों, ये वैसे ही बात है कि एक बच्चा गली में खेल रहा है, वो एक दिन पहले अपने बैट से आउट होता है तो कहता है हमारे दोस्त के बैट से खेलेंगे। जब दोस्त दोस्त के बैट से फिर आउट होने लगता है तो कहता मेरा बैट फिर ले आओ। बैलेट पेपर के पहले बैलेट पेपर ही था। फिर कांग्रेस नीति गठबंधन में राजीव गांधी के नेतृत्व में ईवीएम की बातें शुरू हुई, और फिर ईवीएम से चुनाव हुए। अब कह रहे फिर बैलेट में जाओ। तो बल्ले बदल देने से आप क्रिकेट के माहिर खिलाड़ी नहीं बन जाते। फिर से कह रहा हूं, बल्ले बदल देने से आप क्रिकेट के माहिर खिलाड़ी जैसे नहीं हो सकते। उसी तरीके से ईवीएम चुनाव हो, बैलेट से चुनाव हो, इससे आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। इसलिए अगली बात उन्होंने कही कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पैसों के बल पर राज्य की सरकारें बदल। इसमें दो उदाहरण दिया, गोवा और हिमाचल की सरकार का। हिमाचल की सरकार का प्रयास किया था, ये एक दो ब्लैक स्पॉट है भारतीय जनता पार्टी के उसमें, लेकिन एक कहावत है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहा हूं। 356 का चुनी हुई सरकारों का को गिरा देना का जो रिकॉर्ड है कांग्रेस के पास इतना बड़ा है, ढेर लगा हुआ 356 के दुरुपयोग का, वो भारतीय जनता पार्टी के एक दो तीन गलतियों के लिए, मिनिमम गलतियों के लिए आप हजारों सैकड़ों गलतियां किए बैठे हैं, तो आप उसके ऊपर ब्लेम लगाने का हक खो देते हैं। ये बात मैं कांग्रेस के लिए जरूर कहूंगा कि 356 का दुरुपयोग आप बहुत ज्यादा कर चुके हैं। अगला है जो प्रियंका वाड्रा का उन्होंने प्रश्न किया था कि संभल मणिपुर हाथरस पर चुप रहते हैं। मणिपुर पर जब कांग्रेस के समय दंगा इसी तरह से हुआ था 90-92 में, तो उसके समय ना तो सदन में पर चर्चा उन्होंने की थी, ना उस समय के जो गृह मंत्री थे वो 4 घंटे टोटल रुके थे, उसमें से 2 घंटे तो प्रिपरेशन में लग गए थे, 2 घंटे लोगों के टच में आए थे और वापस भाग गए थे। जबकि इस सरकार का गृह मंत्री 2 या 3 दिन वहां रुक के जमीनी हालात को देखता है, और जो सामाजिक विद्वेष है उसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी है मणिपुर में, उसमें नशे का व्यापार भी शामिल है। वो समाज के अंदर इस गहराई तक हो गया है कि उसे शांत करने में समय लग रहा है। और ये मणिपुर कोई भारतीय जनता पार्टी के समय में पहली बार नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट जलता था कांग्रेस के समय में, वो आप भूल गए। इसलिए कांग्रेस को सबसे पहले अपने कार्यों पर ध्यान देनी चाहिए। प्रियंका वाड्रा को मोहब्बत की दुकान सिर्फ और सिर्फ संभल पर नहीं दिखनी चाहिए, उन्नाव पर नहीं दिखनी चाहिए, कभी कभी राजस्थान में भी दिख जाना चाहिए, कभी ऐसे लोगों के यहाँ भी दिख जाना चाहिए जो मुसलमान नहीं। तब हमें समझ में आए कि हाँ भाई, प्रियंका वाड्रा संविधान को स्पिरिट से मानती है। अब इसी के बाद अगर हम नरेंद्र मोदी के भाषणों की तुलना करें या उनकी विवेचना करें, तुलना तो ठीक नहीं है, विवेचना अगर करें तो अब क्योंकि ये मैटर संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के थे, और प्रियंका गांधी ने, क्योंकि उनके पास इतने कुकृत्य कांग्रेस कर चुकी थी कि संविधान पर कुछ सकारात्मक बोलने की शक्ति उनके अंदर नहीं थी। नौ वो भाषणबाजी ही ज्यादा था, जो मैंने आपको बताया और उसके प्रत्युत्तर भी बताया कि किस तरह से वो गलत है। अब अगर हम नरेंद्र मोदी की भाषण का बात करें तो उन्होंने सबसे पहले 75 वर्ष पूर्व होने की बात को लेकर के ये बात कही कि कुछ लोगों को मानना है कि भारत 1947 में बना, तो मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूं। भारत दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट कल्चर में है, और बी आर अम्बेडकर की बात को उन्होंने कोट किया कि हम डेमोक्रेसी तब से जानते हैं जब से राष्ट्र राज्य की परिकल्पना आई, और बिहार राज्य लोकतंत्र की जननी है। जो वर्तमान का बिहार है, इसमें लिच्छवी गणराज्य
सबसे प्रमुख ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के उदाहरणों के सिम्टम्स में आता है। उसके साथ साथ उन्होंने, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत की जो डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी को बनाए रखते हुए हम सब लोग मिलकर भारत के बेहतर के लिए कैसे निर्णय करें, ये एक प्रमुख आवश्यकता है, ये एक प्रमुख जरूरी विचार है। उसको हमें पॉलिटिकल स्पिरिट से लागू करना है। कांग्रेस ने किया क्या? इस डाइवर्सिटी को विद्वेष के रूप में व्यक्त किया। ये बताया कि भारत की जो डाइवर्सिटी थी वो डाइवर्सिटी नहीं थी, ये द्वेष था, ये नफरत थी। और उसके उदाहरण, वो बहुत सारे ऐसे उदाहरण राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा लेके आते हैं जो तर्क पर खरे नहीं उतरते हैं। उसके साथ उन्होंने, प्रधानमंत्री ने यह बताया कि भारत को कल्चरली यूनाइट करने के लिए उन्होंने काशी तमिल संगमम और तेलुगु तमिल काशी संगमम कराया। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तमिल तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को काशी से जोड़ा कल्चरली, और इससे भारत को जो पॉलिटिकली यूनाइट करना था, उसमें कल्चर को भी एक टूल के रूप में भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उपयोग किया। उसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री ने बताया कि 25 वर्ष पूर्ण होने पर किस प्रकार इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान को किस तरह कुचला था, देश के प्रमुख नेताओं को जेल में ठूस दिया था, किस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी को नष्ट किया था, किस तरह से प्रेस को कोरा छोड़ देने पर भी लोगों को जेल भेज दिया जाता था। तो यह कांग्रेस के माथे का एक नासूर है। उन्होंने बताया कि 1947 से 52 के मध्य एक भारत में अस्थायी सरकार थी और वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड नहीं थी, और सिलेक्टेड गवर्नमेंट को बड़े फंडामेंटल परिवर्तन करने का हक नहीं। लेकिन उन्होंने 1951 में ही फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बाधित करने का प्रयास किया, जबकि संविधान सभा में इस पर चर्चा हो चुकी थी। तो कांग्रेस को मैं बार बार ये बात मैं कई टीवी चैनल में उठा चुका हूं कि कांग्रेस अभिव्यक्ति की आजादी की विरोधी है, वो अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन नहीं करती। उसके साथ साथ मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी को लेकर के कहती थी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वो पार्टी जो एक व्यक्ति को भारत और भारत को व्यक्ति कह दे, वो पार्टी लोकतंत्र की क्या बात करेगी? और इसको लेकर के भारत के प्रधानमंत्री ने उस बात को उठाया और ये बताया कि कैसे इंदिरा गांधी ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को बनाए रखने के लिए इस देश में आपातकाल को लगा दिया। और जो हाईकोर्ट के जज थे जिन्होंने इंदिरा गांधी का इलेक्शन रद्द किया था, उनको चीफ जस्टिस बनने का जब समय आया तो जूनियर जज को चीफ जस्टिस बना दिया, लेकिन उनको दंडित किया। इसके साथ साथ मोदी जी ने यह भी बताया कि किस प्रकार शाहबनो के केस में राजीव गांधी ने तुष्टीकरण का ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस देने के जो प्रयास थे, उस प्रयास को संसद में बदल दिया। नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तीनों ने संविधान को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये भी उन्होंने विद लॉजिक उत्तर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने मनमोहन सिंह के लिए एक बहुत बड़ी बात कही कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो पार्टी जो सरकार होती है वो रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होती है। जो सरकार का दायित्व है वो पार्टी के प्रति है, यानी राष्ट्र के प्रति नहीं। पार्टी, सोनिया गांधी ने इसीलिए एक एनएसी बनाई थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, और वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थी क्योंकि वो चुनी हुई सरकार के ऊपर सुपर पीएम के रूप में काम कर रही थी। सोनिया गांधी ने भी संविधान को इस तरह से रौंदने का काम किया। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू के पास पूर्ण बहुमत होने पर भी किस प्रकार राइट टू प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर में 35A के माध्यम से जोड़ा कि जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग जमीन जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकते हैं। उसमें पीओके से आए हुए कश्मीरी हिंदू भी थे, हमारे दलित भाई भी थे, जिनको कभी प्रॉपर्टी का हक नहीं मिला, वोट डालने का हक नहीं मिला, नौकरी करने का हक नहीं मिला। B.R. अम्बेडकर के संविधान को वहां लागू नहीं किया। तो इस प्रकार अगर आप देखें
कि मोदी ने बताया कि जिसके पेट में पाप हो वो पेट छुपाने की कोशिश करता है। तो मोदी जी का जो एक विश्लेषण है, उन्होंने पूरे 75 सालों में जो वो प्रयास किए कांग्रेस ने संविधान को नष्ट करने के, संविधान को कमजोर करने के लिए, उसको उन्होंने विश्लेषित किया है, उसको उन्होंने बताया है। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भारतीय जनता पार्टी लागू करने की बात करती है, एक जैसा संविधान, एक जैसे विधान को लागू करने की बात करती है, उसमें किस प्रकार कांग्रेस रोड़ा बनती है। तो दोस्तों, आज मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से भारत की सरकार को डेमोक्रेटाइज किया है, जबकि जो पुरानी सरकारें हैं उन्होंने किस प्रकार, कांग्रेस ने किस प्रकार लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र को लागू करने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने लोकतंत्र की विचारधारा का हरण किया है। कांग्रेस ने किस प्रकार एक परिवार के आगे अपने आप को नतमस्तक कर दिया है। कांग्रेस ने किस प्रकार राजतंत्र को लोकतंत्र के नाम पर लागू किया है। तो दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कांग्रेस पार्टी को इतिहास में जाने में क्यों तकलीफ होती है। अब जब कांग्रेस पार्टी इतिहास में ही सत्ता में थी, तो कोई पार्टी कैसे ये बताएगी, भारतीय जनता पार्टी कैसे बताए कि वो कैसे बेहतर है और वो कांग्रेस पार्टी ने जो गलत काम किए उससे भारतीय जनता पार्टी उन चीजों को कैसे करेक्ट कर रही है, कैसे बेहतर कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि वो कांग्रेस के इतिहास में जाकर के ये बताए कि आपने क्या क्या गलतियां किया। ये जो संविधान दिवस की बात है, 75 वर्षों के संविधान को मनाने जो परिचर्चा थी उस पर बेस थी, तो क्या इसमें भी इतिहास की बात ना की जाए? तो फिर जब इतिहास की बात नहीं करनी है तो फिर कांग्रेस पार्टी 75 वर्ष क्या, फिर जब वो कहती है दलितों के साथ शोषण हुआ, ओबीसी के साथ शोषण हुआ, सवर्णों ने, पंडितों ने शोषण किया, समाज का विघटन किया, ये इसकी बात आप करेंगे? 200 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी बात करने में आपको कोई संकोच नहीं है। लेकिन अगर आपके 25 साल पुराने, 50 साल पुराने बातों को कहा जाए तो आप कहते हैं इतिहास में बच जाइए। तो ये जो दोहरा चरित्र है, इस दोहरे चरित्र से कांग्रेस को बचना चाहिए। दोस्तों, आज की परिचर्चा मैं यही समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें।